नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 12 वितान पाठ्य पुस्तक पाठ 3 अतीत में दबे पांव ओम थानवी के द्वारा रचित यह अध्याय है। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में दो स्थानों पर खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्तमान समय में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के दो नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया था। मोहनजोदड़ो का परिचय। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित सुव्यवस्थित शहरों में माने जाते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। खुदाई के बाद इस नगर में बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में इमारतें, सड़कें, धातु पत्थर की मूर्तियां, चौक पर बने चित्रित भांडे का मतलब बर्तन, मोहरें और साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। मोहनजोदड़ो अपने दौर में सभ्यता का केंद्र था। संभवतः यह इस क्षेत्र की राजधानी था। यह शहर 200 हेक्टेयर में फैला था। 5000 वर्ष पूर्व यह महानगर था। इस नगर से सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नामक एक और नगर था, जिसके साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के समय नष्ट हो गए थे। नगर की जो रचना है वह मोहनजोदड़ो की इस प्रकार है। यह नगर मैदान में नहीं है, अपितु टीले पर बसा हुआ है। ये टीले प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। इसमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था और यह कार्य सिंधु के पानी से बचाव के लिए किया गया था। यह नगर भले ही आज खंडहर में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी अपने मुख से कह रहे हैं। यहाँ की प्राय सभी सड़कें सीधी या फिर आड़ी है। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगारों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है, जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार है, जिनमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। 3 और साधुओं के कक्ष हैं। उस काल की सिद्ध वास्तुकला का यह एक उत्कृष्ट नमूना है। कुंड का तल और दीवारें चूने और पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। अब इसमें बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और इसका निर्माण कार्य लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखाल दास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया और इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। यह बौद्ध स्तूप भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। इतना प्राचीन स्तूप न
न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। राज्य सत्ता व धर्म सत्ता के केंद्र चार दीवारी के भीतर ही होते थे। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर स्थित होते थे। संसार में गढ़ के स्वरूप संभवतः मोहनजोदड़ो के इस रूप से ही प्रभावित है। मोहनजोदड़ो में यह अकेली ऐसी इमारत है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नजदीक बची रह सकी, अन्यथा शेष इमारतें आज खंडहर के रूप में हो गई। सिंधु घाटी की खेती और व्यापार। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती है। यह खेतिहर और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी बहुत मात्रा में होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई का कार्य भी होता था और रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। यह सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था और राजस्थान में तांबे की खानें थी और इनके ही उपकरण खेती बाड़ी में काम आते थे। यहाँ रबी की फसल कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज का पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि इनकी पैदावार तो वहां पर होती थी। अब महाकुंड के आसपास का भवन। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और दक्षिण में भी भग्न एक इमारत है, टूटी फूटी एक इमारत है जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं जिन पर बनी हुई बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बहुत बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कुएं भी अधिक मात्रा में हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेताओं के संक्षिप्त नाम से मोहल्ले बने हुए हैं, जैसे डीके हल्का, दीक्षित काशीनाथ की खुदाई आदि। डीके हल्का के बारे में संक्षिप्त जानकारी। डीके के नाम पर 2 हल्के हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है। शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है। अब तो आधा मील बची हुई है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर है, किंतु किसी भी प्रकार का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता। इनके दरवाजे अंदर गली में खुले हैं। मुख्य सड़क की ओर पीठ है। किसी के घर जाने के लिए सबसे पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना होता है। सड़क के दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई गलियां हैं। हम हर घर में स्नानागार है, खुली नालियां भी है। अब डीके जी हल्का, पहले था डीके हल्का और अब है डीके जी हल्का। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी हल्का है। यहाँ घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। शायद यहाँ 2 मंजिले मकान रहे हो। कुछ दीवारों में छेद हैं, जिससे अनुमान यह लगाया जाता है कि शायद ये सहतीर के छेद हों। सभी घर 1:2:4, 1:2:4 की भट्टी की पक्की ईंटों से बने हुए हैं और यहाँ पत्थर का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। छोटे बड़े सब घर एक पंक्ति में हैं। अधिकतर 30x30 फुट के हैं। कुछ इनसे दुगुने और तिगुने आकार के भी हैं। वास्तुकला प्राय सभी की एक जैसी है। एक घर मुखिया का घर कहलाता है, जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे होते हैं। बड़े घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं। छोटे बड़े सभी घरों में कमरों का आकार प्राय छोटा है। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता को देख करके लेखक को राजस्थान की याद आई।
मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देख करके लेखक ने राजस्थान को भली प्रकार से याद किया। ज्वार बाजरे की खेती, बेर तो समानता के कारण है ही है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधरा गांव भी मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण सारा गांव खाली करके चले गए। पीले पत्थरों से बना हुआ ये सुंदर गांव अपने बासिंदों की मानो प्रतीक्षा कर रहा है। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर आज वैसे के वैसे हमें मिलते हैं। जॉन मार्शल की पुस्तक जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपवाया, लेख छपवाया। उसमें सिंधु घाटी के 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तथा खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया। बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए परवर्ती हैं। अब तो जीप के उतरे हुए पहिए भी काम आने लगे हैं। ऊंट गाड़ी में हवाई जहाज के उतरे पहिए काम आ रहे हैं। अब मोहनजोदड़ो का अजायब घर। खंडहरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। यह किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान ज्यादा नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली, लंदन में हैं। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित है पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे, कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चौक पर बने विशाल मृदंग, भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप, तोल, पत्थर, तांबे, आईना आदि, ये सारे के सारे उस अजायब घर में रखे हुए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, इस संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद है, महल, राजप्रसाद कहते हैं महलों को, न मंदिर है, न राजाओं और महंतों की मतलब पुजारियों की समाधियां हैं। मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। नावें भी छोटी है। यह लोग लघुता में महत्ता का अनुभव करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से ये समृद्ध भी था। इसमें भव्यता और आडंबर का अभाव है और इस सभ्यता की सबसे अधिक चर्चा न होने का एक कारण अभी तक न पढ़ी जाने वाली लिपि भी है। इसके बारे में अभी तक लिपि को पढ़ा गया नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में लेखक लिखता है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदंग, भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध को जाहिर करता है। इसके अतिरिक्त अजायब घर में तांबे और कांसे की बहुत सारी सुइयां मिलती है, जिसमें एक तो इंच 2 इंच की होती है। ये शायद कसीदाकारी के काम आती है। दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति के बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुसाला है। खुदाई में हाथी दांत और तांबे के सुए भी मिले हैं, जिनमें शायद दरिया बुनी जाती थी। अब इस पाठ का समापन। सिंधु के पानी के रिसाव के कारण मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम रोक दिया गया है। उस काम को बंद कर दिया क्योंकि सिंधु नदी का पानी रिस कर आने लग गया। पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब तो इन खंडरों को बचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो पाठ का सार जो मैंने आपके सामने वाचन किया है वो नीचे दिए गए लिंक पर आपको उपलब्ध रहेगा। इसके प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर भी हमने
पूर्व में जिन अध्यायों के डाले हैं वैसे ही इसमें रखे गए हैं। आप इस लिंक को, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। फिर एक नए अध्याय के साथ में उसको लेकर उपस्थित होंगे। आओ पढ़े चैनल पर। धन्यवाद।